जय हिंद साथियों, बहुत लंबे समय के बाद दीपावली से पहले हमारा एक और सेशन आप लोगों के लिए। तो ललिता जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत फिर। तो आज का पहला प्रश्न है कि आप जो जनपद होते हैं इनका कैसे आगमन हुआ। जैसे 16 महाजनपद भारत में हुए थे अपने, और राजस्थान में जो जनपद हुए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जनता को बताइए। तो जनपद जैसे भारत के अंदर अपने देखते हैं तो 16 जनपद है, लेकिन अगर अपने राजस्थान की बात करें तो जो आर्यों का संक्रमण हुआ था उसके बाद जनपद का उद्भव हुआ था। बिल्कुल। तो राजस्थान के अंदर जब अपने देखते हैं तो मत्स्य जनपद जो प्रॉपर राजस्थान में आता है, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। एक मत्स्य संघ भी होता है, आपने सुना है, क्या होता है वो? मत्स्य संघ जो एकीकरण का प्रथम चरण था, जिसके अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर शामिल थे। उसकी राजधानी कौन सी थी? अलवर उसकी राजधानी थी। और मत्स्य जनपद की विराटनगर, जिसे बेराट। जब हवेनसांग यहाँ आया तो इसी विराट या बेराट जो था इसका नाम बदलकर पार यात्रा किया था। ठीक है, भीनमाल में आया तो पिलो मोलो नाम कर दिया। अन्य जनपदों के बारे में बताएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो शिवी जनपद है, इसके अलावा अपने देखते हैं कि कुरु जो जनपद है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, इसके अंदर अलवर का जो ऊपरी क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र अपने बोल सकते हैं, वो उसके अंदर आता है। इसके अलावा मालव क्षेत्र जो है, मालव जनपद जिसे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा योध्या है, और जो जंगल प्रदेश है जिसके अंदर बीकानेर आता है। योध्या में गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं, ये सारे इसके अंदर। इसके अलावा अगर सूरसेन हम बात करें, सूरसेन के अंदर भी अलवर का कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी क्षेत्र आता है। बिल्कुल। ये सारे राजस्थान से संबंधित हम मान सकते हैं। सीवी जनपद जो था उसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका। मध्यमिका को वर्तमान में नगरी कहते हैं, और नगरी किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। जैसे मेवाड़ को मेदपाट, प्रागवाड़, सीवी जनपद, वो आपको याद रखना है। उदयपुर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो उत्तर होगा शिवी। क्या होगा? शिवी। अब हम जो योध्या क्षेत्र है इसने कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया था, वो कौन सा था, क्या है इसके बारे में? कुषाण शक्ति को जो नष्ट किया उसका जो अपने को मिलता है कि किसके अंदर ये बताया गया है कि कुषाण शक्ति को नष्ट कर दिया गया था। बिल्कुल योद्धियों के द्वारा। तो वो है जो रुद्रदामन का जो लेख है उसके अंदर ये मिलता है। बिल्कुल रुद्रदामन के लेख। बिल्कुल। आप मुझे और बताएं कि जो अन्य अपने बात करते हैं कि पाणिनि जो है उनका ग्रंथ था अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या है, क्या इधर कुछ व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है क्या? चलो आप मुझे बताएं कि जो राजस्थान के अंदर अपने बात करते हैं कि एक त्योहार आता है करवा चौथ, ये अभी आने वाला है क्या? बिल्कुल आने वाला है। कौन से महीने में आता है ये? कार्तिक माह में आता है। कार्तिक माह में आता है। तो इस समय सभी संकट की घड़ी में है। बिल्कुल। और पहला करवा चौथ हो तो मैं क्या सोचूं, आप मुझे बताएं मुझे क्या देना चाहिए। ये आपसे जान लेते हैं। चलो आप मुझे बताएं, बूंदी का नाम प्राचीन क्या मिलता है? वृंदावती नाम मिलता है प्राचीन। बूंदी का नाम फर्रुखाबाद भी मिलता है। वृंदावती। जैसे बूंदी का नाम वृंदावती है, वैसे ही कोटा का नाम कृष्ण भक्ति के कारण नंदग्राम क्या हो गया था? नंदग्राम। धौलपुर का प्राचीन नाम कोठी है, तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम देवलिया है। क्या है? एकीकरण से अगर एक बात करें कि कुशलगढ़ जो निकला था, वो किससे निकला था? कुशलगढ़ एक ठिकाना था, बांसवाड़ा से निकला। बिल्कुल, ये नई बात है। ये एक नई बात कहें तो बहुत पुरानी बात है भाई। जब कुशलगढ़ जो है वो तो बांसवाड़ा में था। एक बात बताइए फिर कि जो अपने मत्स्य प्रदेश है, वहां से जब संविधान सभा, अपने देश में जो संविधान सभा बन रही थी, उसमें जो मंगल सिंह गए थे, 2 लोगों को लिया गया था मत्स्य प्रदेश से। किसको लिया गया था? मत्स्य प्रदेश से तो इन्हीं को लिया गया था। मंगल सिंह था, शोभाराम थे, वो भोलाराम थे। नहीं, आप याद करके बताइएगा, अपने लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। चलिए आप। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताएं कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भारत का मुझे बताएं। वो हरिया देवी। और भारत का पूछा, ये तो राजस्थान का है, मौर्य वंश में था ना, चंद्रगुप्त। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट ने किया था। किसके साथ किया था? हरिया देवी दोस्तों हुण वंश की थी। अल्लट जिसने नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की, जगदम्बिका मंदिर बनवाया, वराह मंदिर बनाया, आहड़ को राजधानी बनाया। ऐसे अल्लट, ऐसे आलसी, ऐसे आहड़, अपने एक लाइन में याद कर सकते हैं। लेकिन 3-5 कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य से। हाँ, सिलिकुस निकटर, तब उसने बोल दिया 3-5 करने की जरूरत नहीं है, हेलेना से विवाह किया था। उसको कहा 3-5 किया तो हेलेना से विवाह कर लूंगा। और 3 दूनी 6 करने आया था सिकंदर। 3 दूनी 6, 326 के अंदर आक्रमण किया था। 326 में सिकंदर ने। हाँ, और अपने को एक मेगस्थनीज जो है उनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी थी, बहुत ही शानदार। इब्न बतूता ने
रहला नामक रहला पुस्तक नामक लिखी थी, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसके आप अलावा अगर बताएं। हम बात करते हैं हाँ कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसकी जो सेना थी उसने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया? मुझे पता नहीं, आई डोंट था, मैं भूल गया, बता। व्यास नदी को पार करने से अच्छा, मना कर जिसको विपाशा नदी बोलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनबय भवानी रचना किसकी है? अनबय भवानी रचना किसकी है? ये जो है रामचरण जी जो है उनकी रचना है। चलो आप मुझे ये बता दें, राजस्थान में अरावली का क्या महत्व है मैडम? राजस्थान में अगर अरावली का आपने महत्व देखे, इसके कुछ नुकसान भी है, फायदे भी है। हम देखते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, ओहो, तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे अगर अपने देखते हैं तो एक तो ये कि ये मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या है मरुस्थल का विस्तार, जिसे रोकती है अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल। इसके अलावा हम बात करें तो लगभग नदियों का जो उद्गम है वो भी इससे ही होता है, तो राजस्थान में कहीं ना कहीं पानी की कमी की भी पूर्ति ये करती है। तीसरी बात, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, जिसमें अधात्विक खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज में वो सीसा, जस्ता, लोहा, तांबा ये आते हैं। ये धात्विक होते हैं। अच्छा, सीता लोटम धात्विक होते हाँ हैं। जी, ये धात्विक होते हैं। मंठा कोयला बोलिए। वगैरह ये जो होते हैं ये अधात्विक होते हैं। अच्छा, चलो तो ये इनका जो ये सारे निकलते हैं, ये भी किस में निकलते हैं? अरावली से। अरावली में निकलते हैं। तो ये सारे फायदे हैं अरावली के। अगर नुकसान देखें तो जो इधर की साइड से वर्षा को ये रोक देती है, कहीं ना कहीं वो समांतर निकल जाती है। इसके अलावा देखिए तो अगर खनन वाली जो समस्याएं चल रही हैं वो भी अरावली में चल रही हैं, और जो चंबल की साइड में मिलते हैं जो चोर लुटेरे वगैरह है, तो उस टाइप की समस्याएं भी अरावली में मिलती हैं कई बार। अच्छा, तो अरावली और चंबल घनी दूर रहेगी मैडम? नहीं, मैंने बताया कि एज ए उनका कंपैरिजन किया कि जैसे लुटेरों का उनको शरण स्थली भी कह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं वो मिलता है। आप ये बताएं कि राजस्थान के अंदर, इसके अलावा अगर फायदा एक और है, हाँ। जनजातियां उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो जनजातियों की शरण स्थली भी उसे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर ये जो है जैव विविधता बहुत पाई जाती है, तो जैव विविधता के लिए भी ये जो हमारी प्रकृति के लिए जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी संजोए रखने आप के लिए वो ऐसे अरावली बोल बहुत रही थी कि जरूरी है। मत्स्य प्रदेश से कौन गए थे? वो मत्स्य प्रदेश से जो गए थे बाबू राज बहादुर और रामचंद्र उपाध्याय। तो आप ऐसे कैसे सोच सकती है कि हम इस तक नहीं पहुंचेंगे? अब मेरा प्रश्न आपसे है, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? ब से नाम था, बऊ केफला। बऊ केफला। जांगलधर बादशाह किसे कहते हैं? जो बीकानेर के राजा हुआ करते उन्हें जांगलधर बादशाह। एक पर्टिकुलर उपाधि किस शासक ने ली थी? कर्ण सिंह ने। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। यह बहुत बालक पढ़ता है कभी कभी तो बहुत अच्छे जवाब देता है। तो बालक, आप पर सरस्वती की कृपा बनी रहे। और मुझे प्रश्न बताएं कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु दोनों का अवतार माना जाता है। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पुरानी कभी विष्णु का अवतार बताती है, नई किताब कभी कृष्ण का अवतार बताती है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कभी 17 मार्च बताती है, कभी 18 मार्च बताती है। कालीबंगा सभ्यता की खोज कभी 1952 बताती है, कभी 53 बताती है। तो ऐसी बातें तो हमारे इतिहास में छुपी हुई रहती है। आप बताएं, वैष्णव धर्म का उल्लेख किस में मिलता है? वैष्णव धर्म जिसे भागवत धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म का उल्लेख अगर अभिलेखों में अपने देखें तो भोसुंडी जो अभिलेख है उसके अंदर मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो कुंभ श्याम मंदिर है चित्तौड़ और वहां का क्या बोलते हैं कुंभलगढ़ का, इसके अलावा जोधपुर का घनश्याम मंदिर है, या फिर जो नाथ द्वारा में जो मंदिर है, इन सब में भी जो है वैष्णव धर्म का उल्लेख मिलता है। एक आप मुझे बताएं, ये राणपुर अभिलेख जो है, जैसे रणकपुर होता है वैसे एक राणपुर अभिलेख किस शासक के समय का है? ये कुंभा के समय का है, कुंभा का। कुंभा के बारे में हम आपको बताएं, जिसमें वो वृंदावती बूंदी का नाम मिलता है। कुंभा जी के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैसे? हाल गुरु, राज गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, अशोपति, गणपति, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो तोडरमल, नंद नंदीश्वर, महाराजा धीराज, प्रजापालक, नाटक राजकर्ता, धीमान, निशंक। बताओ, बस इतने तो बहुत है। चलो, राजस्थान में हाल ही में करंट का मुद्दा रहा है कि राजस्थान रत्न मिला है 6 खिलाड़ियों को। आप बताना चाहेंगे कौन है वह? खिलाड़ियों को नहीं, वैसे हम तो अच्छा, राजस्थान रत्न सभी को मिला। चलो बताओ आप, जिसमें केसी मालू वगैरह आते हैं। हाँ, वो नाम बताओ आप। केसी मालू जो कि वीणा से संबंधित है, जो कैसेट आती है, वीणा कैसेट बता दूं मैं, औरंगजेब वीणा वादक था। हाँ, सच में? हाँ। तुम्हें नहीं पता? और आपको एक पता है, जो समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था, अपने सिक्कों पर दिखाया गया। सच में? और आपने एक चीज और देखी, लता मंगेशकर का चौक बना है, उसमें भी एक वीणा लगाई गई है। वाह, मैंने देखी नहीं, मैं लता मंगेशकर से मिलने नहीं आया। गीत तो अच्छा गाती थी वो, पर निधन हो चुका। तुम्हारी आवाज सुनने के बाद दूसरों की आवाज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। सॉरी, आपकी आवाज ज्यादा अच्छी लगती है। कैमरे के सामने मैं गलती नहीं करूंगा, बोलिएगा। चलिए, हमने क्या बात कर रहे थे? मुद्दे से राजस्थान रत्न।
हमारा केसी मालू है, लक्ष्मी निवास मित्तल है, इसके अलावा जो सीन कोफ निजाम है, आरएम लोढ़ा है, दलवीर भंडारी है, अनिल अग्रवाल है जो बिजनेसमैन है। दलवीर भंडारी का प्रश्न कई बार चर्चित रहा है, जज रहे हैं, हेग था, पता नहीं कौन था, वहां पर सर्वोच्च जज रहे थे विदेशों के अंदर। खेल रत्न 2021 में कितने खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ी है वो बताइएगा। इसमें नॉमिनेट जो हुए हैं वो टोटल 11 हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पर, और अपने राजस्थान का देखें तो जो 2 खिलाड़ी इसमें नॉमिनेट हुए हैं, अवनी लेखरा और कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला था, अवनी लेखरा शूटिंग में। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, देलवाड़ा अपने माउंट आबू गए थे, वहां आप कैमरे के साथ बात करते हुए बात कीजिएगा कि माउंट आबू जब अपने गए थे वहां पर अपन ने सब कुछ देखा था, लेकिन अपने देलवाड़ा के जैन मंदिर नहीं देख के आए थे। उनकी विशेषता क्या है वो आप मुझे बताएं। तो देलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, इसके अलावा देलवाड़े में 2 जैन मंदिर हैं। एक तो नेमिनाथ जी को समर्पित है और एक आदिनाथ जी को समर्पित है। जो आदिनाथ जी को समर्पित है वो बनाया था विमल वसीह ने। अच्छा। और जो नेमिनाथ जी को समर्पित है वो बनाए थे तेजपाल और वास्तुपाल ने। अच्छा। जो वो वाले हैं फर्स्ट वाले कौन से, विमल वसीह वाले जो आंखों में हीरे, उनमें आंखों में हीरे हैं। और जो नेमिनाथ जी वाला मंदिर है उसके अंदर तक्षण कला को दर्शाया गया है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तक्षण कला क्या होती है? व्हाट इज दिस तक्षण कला? द्रविड़ कला, पंचायतन शैली हमने पढ़ा है। तक्षण कला है जैसे किसी लकड़ी पर, पत्थर पर, हाथी दांत पर उसके अंदर कलाकृतियां बनाई जाती है। अच्छा। उसे बोलते हैं तक्षण कला। तो जो 64 कलाएं होती है उनके अंदर शामिल है तक्षण कला। अच्छा, 64 कलाओं में जैसे अपने कहते हैं चंद्रमा अपनी 16 परिक्रमाओं में पूर्ण होता है, शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा आती है तब। ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? ऑपरेशन मेघ चक्र जो है वो अभी जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल जो पुलिस है, उसकी सहायता से सीबीआई ने चलाया था। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उसको, उसके जो क्रिमिनल्स है उनको पकड़ने के लिए। और इसका नाम मेघ चक्र इसलिए रखा गया क्योंकि वो उनको क्लाउड में जिसमें सेव करते थे, उस पर्पज से इसका नाम मेघ चक्र यानी मेघ क्लाउड से लिया गया, उस वजह से उसका नाम रखा गया, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको रोकने के लिए। अच्छा, तो एक आता है ऑपरेशन ऑक्टोपस, वो क्या है? ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो पीएफआई के अगेंस्ट चलाया था। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है जिसके ऊपर भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने 5 साल के लिए अभी रोक लगा दी है। इसके उसके जो पकड़ने के लिए वो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। एक G4 अपने कई बार पढ़ते हैं, G4 देश होते हैं, वो क्या है? G4 देश और अभी G5, इनके बारे में आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? अंतर बिटवीन द डिफरेंट G4 एंड बिटवीन 4 5G। तो G4 जो कंट्रीज हैं वो हैं जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और इंडिया। ये क्या कर रहे हैं, ये वहां पर जो संयुक्त राष्ट्र है वहां पर जो स्थायी वीटो पावर के लिए जो अपने बात करते हैं उसके स्थायी सीट के लिए उसमें कर रहे हैं ये। तो उसमें ये चारों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं कि चारों को ही सीट मिल जाए वहां पर, स्थायी सीट। और इसके अगेंस्ट एक है कॉफी क्लब। कॉफी क्लब ये इसके अगेंस्ट काम करता है कि इनको सीट ना मिले। तो G4 और कॉफी क्लब एक दूसरे के अगेंस्ट है। G4 में 4 देश है, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, 4 कंट्रीज इसमें। आप मुझे ये बताएं कि 5G के बारे में। 5G की शुरुआत हुई है अभी 1 अक्टूबर से शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। 4G है। हाँ, तो आप कल एक सिम भी लेके आए हैं? ई सिम नहीं लेके आया, मैं तो ऐसे ही लेके आया। ऐसे ही लेके आए? बताओ। चलिए, मैं ऐसे नंबर लेके आया था अलग से बात करने। अच्छा, 5G जो है 1 अक्टूबर को शुरुआत की गई है। जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। इसकी जो स्पीड है वो 4G से 10 गुना है। अच्छा। हाँ जी, इसके अंदर जैसे बैंकिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इवन शॉपिंग भी इसमें शामिल कर सकते हो। उसमें बहुत फायदा होने वाला है, बहुत जल्दी सारे काम हो जाएंगे, तो नुकसान आपको भी होने वाला है। अच्छा, मैंने नुकसान उसी फिर तो मैं बंद कर दे। आप मुझे बताएं, एक आरटीएच होता है वो राइट टू हेल्थ कुछ ऐसे करके। हाँ जी, अभी वो पारित नहीं हुआ है। अच्छा। अभी उसके अगेंस्ट विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया था, तो वो अभी तक नहीं वहां पे बिल पास हो पाया। राइट टू हेल्थ जैसे सभी को, नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देना, जैसे शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन है, वैसे राइट टू हेल्थ के लिए। लेकिन अभी विपक्ष ने कहा कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स की ड्यूटी प्रॉपर होनी चाहिए, जो मिलावटी दवाइयां आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए, नकली दवाइयां जो चल रही है, बाकी मिलावटी सामग्री भी हॉस्पिटल में बहुत सारी मिल जाती हैं। तो कहा गया कि पहले इन सब में आप सुधार करें, उसके बाद राइट टू हेल्थ का आप सोचें। तो अभी गवर्नमेंट उन सब पर काम करेगी।
मैं एक बात हम पूछना चाहो हो, आ संघाई सहयोग संगठन क्यों है? वो संघाई चीन के अंदर है, मतलब पट्याग्रह में संघाई हाँ जी, क्या है इसकी ये? जो स्थापना है वो 15 जून 2001 के अंदर की गई थी। और इसका जो अभी लेटेस्ट जो हुआ है सम्मेलन, वो हुआ है समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। उज्बेकिस्तान से हाँ जी, उलुग खां से प्रभावित होकर सवाई जय सिंह ने 500 वेधशाला बनाई थी उत्तर भारत में। हाँ जी, उनका नाम रखा था जंतर मंतर। जंतर मंतर। तेरी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया हुरिया खंजर वंजर सब, जब से तुम रूठी हो फीके पड़ के कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। ये एक मैंने नहीं कहा, ये एक शायरी है, ठीक है? तो जंतर मंतर जो था वो बताया मैंने। आप बताइए 36वें राष्ट्रीय खेल रत्न, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ अभी है, चल रहे हैं। ये कहाँ पर हो रहे हैं, क्या है ये ये? गुजरात के 6 शहरों के अंदर, और इसमें 36 प्रतियोगिताएं शामिल है। राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेल। हाँ, 36वें राष्ट्रीय खेल है। 35वें इससे पहले हुए थे 2015 के अंदर। अच्छा। 7 साल बाद हो रहे हैं ये गेम्स। इसका जो वो शुभंकर जिसे बोलते हैं वो है शावज जिसे बोलते हैं, या फिर गुजराती लैंग्वेज में सावज कहा जाता है, और हिंदी में कहते हैं शावक यानी शेर का बच्चा। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में आप क्या जानती हैं? नरेंद्र मोदी सबसे पहले ये जो गेम स्टार्ट हुए हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्टार्ट हुए हैं, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा। सेकंड अगर देखें तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। थर्ड है जो अपने राजस्थान चौंप जयपुर के अंदर। चौंप या चौंप की जयपुर के अंदर बनने चौंप वाला है? जयपुर, जयपुर हाँ। के अंदर बनने वाला है। चौंप की जयपुर। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान है 2022 में? 135वां स्थान है, 136वां आउट ऑफ 146। 146 ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब क्या होता है? मतलब ये लोग कितने खुश हैं उस चीज को जांचता है, जो कि भारत में बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन अपने बहुत खुश है। क्यों नहीं लोग भारत में? 135वां स्थान आया है, 136वां स्थान आया है, ऐसा भारत वो के लोग इंडेक्स वाले लोग कह रहे हैं, जिन्होंने कि भारतीय लोग भारत में खुश नहीं है। हाँ 135 नहीं, ये भारत में तो भारत माई लव, आई लव माई कंट्री, हम तो खुश नहीं है अपने तो बहुत खुश है। हाँ, अपने बहुत खुश है। क्यों नहीं खुश है भाई? कारण बताओ। मानते के बात होगी बीमार भारत में, क्या खुश कौन थे? ये तो धर्मनिरपेक्ष नाराज है। हाँ, पता नहीं कैसे आया ये, तो मुझे तो समझ में नहीं आया। ललिता जी आपको पता है? इसके अलावा एक इंडेक्स और चर्चा में रहा है आजकल, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये क्या होता है? ग्लोबल मतलब इनोवेशंस कितने हो रहे हैं, यानी स्टार्टअप्स वगैरह है वो कितने हो रहे हैं। तो पिछली बार 2021 में था, उसमें 46वां स्थान था, इस बार 40वां आया है। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करी है इंडिया। ये मिलेट्स क्या होता है? ये होता है अपने, वैसे तो इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें वो होता है बाजरा, लेकिन इसे अपने मोटे अनाज से लेते हैं, और इसे 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। अच्छा, बाजरा हो गया? नहीं, मिलेट्स का इसको साल घोषित किया गया है 2023 को। फिर और कोई करंट में थे, कोई बात बताना चाहो तो बता दो। इसके अलावा वो नियुक्तियां तो अपन ने उस दिन क्लास में बात कर ही ली थी। कुछ भी बताना चाहो तो बता दो। क्या नियुक्तियों के अलावा आपने कुछ और नहीं पढ़ा क्या? क्या हो रहा है देश में? इसके अलावा कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ लो। एक चीज आज अभी मैंने न्यूज में देखी, जो तेल उत्पादन जो करती हैं ओपेक जो कंट्रीज हैं, वो प्रतिदिन 2 मिलियन जो है उसका तेल का उत्पादन घटाने वाली है, जिससे तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के। मेरा आप लोगों से प्रश्न है, ऊंटों की देवी किसे कहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, अप्पा सीनवे बहु के आने दया दानवे माधवे साधवे चंद, ये क्या है? तीसरा प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? खोजा नहीं, पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? चौथा प्रश्न मेरा ये है कि जो गंगवाना का युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? और पांचवा प्रश्न मेरा ये है, जो मुझे खुद को नहीं पता, आप मुझे बताइएगा। कैसा लगा आज का वीडियो? हम फिर लेकर आते हैं ऐसा ही एक वीडियो। सभी को राम राम सा, खमा गणी, जय हिंद, जय भारत।